अस्सलाम वालेकुम। हमने पीछे डिफरेंट ऑर्गेनेलिज को डिस्कस कर लिया था। आज जो हमने ऑर्गेनेलिज डिस्कस करनी है वो है प्लास्टिड। प्लास्टिड कुछ स्पेसिफिक ऑर्गेनेलिज होती हैं जो कुछ स्पेसिफिक ऑर्गेनिजम्स के अंदर प्रेजेंट होती हैं या कुछ स्पेसिफिक ऑर्गेनिजम्स के सेल्स के अंदर प्रेजेंट होती हैं। अब वो कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके अंदर ये प्लास्टिड प्रेजेंट होते हैं? वो हैं प्लांट्स और एल्गी। प्लांट्स और एल्गी के अंदर ये प्लास्टिड प्रेजेंट होते हैं। बाकी एनिमल्स के अंदर, फंजाई वगैरह के अंदर ये प्लास्टिड एब्सेंट होते हैं, उनके अंदर, उनके सेल्स के अंदर ये प्लास्टिड प्रेजेंट नहीं होते। तो इन प्लास्टिड्स की बहुत सारी टाइप्स हैं। उन टाइप्स को डिस्कस करने से पहले हम इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ को, जनरल इनकी प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी प्लास्टिड की ये है कि ये डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेलिज हैं, यानी इनके अराउंड, ये ऑर्गेनेली जो है इनके अराउंड दो मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट होती हैं। तो कुछ सिंगल मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेलिज भी होती हैं, लेकिन ये जो हैं डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेलिज हैं। जैसा माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेली होती है, उसी तरह से ये भी डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेलिज हैं। इसके बाद प्लास्टिड सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेलिज हैं। सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेलिज का मतलब ये है कि ये पार्शली इंडिपेंडेंट होती हैं। मतलब ये कुछ कामों के लिए, बहुत सारे कामों के लिए ये ऑर्गेनेलिज इंडिपेंडेंट होती हैं बाकी ऑर्गेनेलिज से या बाकी जो सेल के कंपोनेंट्स होते हैं उनसे, क्योंकि इनके अंदर इनके अपने आरएनए प्रोड्यूस होते हैं, इनके अंदर अपना जेनेटिक मटेरियल यानी डीएनए प्रेजेंट होता है। इसके बाद इनके अंदर अपने राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। इस वजह से बहुत सारी प्रोटीन्स ये खुद बना रहे होते हैं, बहुत सारी प्रोटीन इनके अंदर खुद से बन रही होती हैं। लेकिन कुछ कामों के लिए ये बाकी ऑर्गेनेलिज के ऊपर या बाकी सेल्स के पार्ट्स के ऊपर डिपेंड भी कर रहे होते हैं। इस वजह से हम इन्हें सेमी ऑटोनोमस कहते हैं, यानी पार्शली इंडिपेंडेंट। ये कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट नहीं होते, पार्शली इंडिपेंडेंट होते हैं। जिस तरह माइटोकॉन्ड्रिया सेमी ऑटोनोमस होती हैं, उसी तरह से ये प्लास्टिड भी सेमी ऑटोनोमस होते हैं। और ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेलिज हैं। सेल्फ रेप्लिकेटिंग मतलब ये खुद से रेप्लिकेट कर रही होती हैं, अपनी तादाद खुद से बढ़ा रही होती हैं। जिस तरह माइटोकॉन्ड्रिया सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली है, डिवाइड कर रही होती है खुद से, इसी तरह से प्लास्टिड भी सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेलिज हैं। और ये प्रेजेंट किस किस के अंदर होते हैं? प्लांट्स और एल्गी के अंदर। प्लांट्स और एल्गी के अंदर ये ऑर्गेनेलिज प्रेजेंट होती है। और इनका फंक्शन क्या होता है? मोस्टली ये स्टोरेज का काम कर रहे होते हैं, बहुत सारी सब्सटेंसेस को ये स्टोर कर रहे होते हैं। इसके अलावा इनका मोस्ट इम्पोर्टेंट काम प्लांट्स और एल्गी के अंदर वो है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस आपको पता है वो मैकेनिज़्म है जिसके ज़रिए प्लांट्स और एल्गी अपनी खुराक तैयार करते हैं, अपनी खुराक बनाते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स बनाते हैं। अब ये प्लास्टिड कैसे प्लांट्स और एल्गी के सेल्स के अंदर कैसे इवॉल्व हुए, इन प्लास्टिड और माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बोला जाता है कि ये दोनों एक ही मैकेनिज़्म को फॉलो करके इवॉल्व हुए हैं। दोनों प्लास्टिड और माइटोकॉन्ड्रिया सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेलिज है। दोनों के अंदर अपने राइबोसोम, अपना डीएनए, अपने आरएनए प्रोड्यूस होते हैं। और यहाँ पे जो राइबोसोम होते हैं वो 70S होते हैं। जिस तरह प्रोकैरियोट्स के अंदर 70S राइबोसोम होते हैं, उसी तरह से प्लास्टिड और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी 70S राइबोसोम ही होते हैं। इन दोनों के बारे में बोला जाता है, प्लास्टिड और माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, कि ये दोनों एंडोसिम्बियोसिस मैकेनिज़्म के ज़रिए इवॉल्व हुए हैं। प्लास्टिड और माइटोकॉन्ड्रिया किस मैकेनिज़्म के ज़रिए इवॉल्व हुए हैं? एंडोसिम्बियोसिस मैकेनिज़्म के ज़रिए। तो इस मैकेनिज़्म के मुताबिक एक इंडिपेंडेंट सेल ने या एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनिज़म ने जो कि यूनिसेलुलर था, उसने किसी दूसरे प्रोकैरियोटिक सेल को, ये कोई दूसरा प्रोकैरियोटिक सेल है। प्रोकैरियोटिक सेल आपको पता है इसके अंदर अपना डीएनए होता है, इसके अंदर इसका जो राइबोसोम होता है वो 70S होता है। तो उसने किसी प्रोकैरियोटिक सेल को इनगल्फ किया, तो फिर वो प्रोकैरियोटिक सेल जो इस इंडिपेंडेंट सेल ने या इस इंडिपेंडेंट ऑर्गेनिज्म ने इनगल्फ किया था, वो प्रोकैरियोटिक सेल इसके अंदर डाइजेस्ट होने की बजाय इसके अंदर रहना शुरू हो गया। और फिर वो प्रोकैरियोटिक सेल जो इनगल्फ हुआ था उसने आगे माइटोकॉन्ड्रिया या फिर प्लास्टिड बना दिया। अब प्लास्टिड के डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं। उन स्ट्रक्चर की बेस पे, पिगमेंट्स की बेस पे, कि एक प्लास्टिड के अंदर कौन कौन से पिगमेंट्स हैं, और इसके बाद स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, यानी वो डेवलपमेंट की कौन सी स्टेज पे है, वो इनिशियल स्टेज में है या वो मेच्योर स्टेज में है, उस हिसाब से या इस बेस पे हम प्लास्टिड को 4 मेजर कैटेगरीज़ में या 4 मेजर टाइप्स में डिवाइड करते हैं।
एक है प्रोप्लास्टिड, दूसरा क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। तो बेसिकली ये जो क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट हैं ये प्रोप्लास्टिड से ही बनते हैं। प्रोप्लास्टिड से ही ये तीनों प्लास्टिड बनते हैं, यानी इन तीनों प्लास्टिड की जो डेवलपमेंट की पहली स्टेज है वो प्रोप्लास्टिड है। ये प्रोप्लास्टिड फिर डिवाइड करता है, फिर उस प्रोप्लास्टिड के अंदर बहुत सारी चेंजेस आती हैं और फिर या तो वो क्लोरोप्लास्ट बना देता है, या तो वो क्रोमोप्लास्ट बना देता है, या तो वो ल्यूकोप्लास्ट बना देता है। अब हम देखेंगे कि कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से प्रोप्लास्टिड या तो क्लोरोप्लास्ट में कन्वर्ट होता है, या तो क्रोमोप्लास्ट में, या तो ल्यूकोप्लास्ट में। उन फैक्टर्स को भी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो पहले हम प्रोप्लास्टिड को डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम देखते हैं कि वो कैसे क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट में कन्वर्ट होता है। तो प्रोप्लास्टिड प्लास्टिड की एक टाइप है, या इमेच्योर प्लास्टिड को हम कहते हैं प्रोप्लास्टिड, या यंग प्लास्टिड को हम कहते हैं प्रोप्लास्टिड। बाकी जो मेच्योर हैं उनमें क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट हैं जो इसी से बनते हैं। इट इज़ इमेच्योर। इसके बाद ये कलरलेस होता है, यानी इसमें उस तरह से पिगमेंट्स अभी डेवलप नहीं हुए होते। इसके बाद ये अनडिफ्रेंशिएटेड होता है। अनडिफ्रेंशिएटेड मतलब ये कोई स्पेसिफिक काम नहीं कर रहा होता। फिर इसके अंदर जब डिफ्रेंशिएशन होती है तो वो कोई स्पेसिफिक प्लास्टिड बनाता है। ये अनडिफ्रेंशिएटेड होता है, मतलब ये भी कोई काम नहीं कर रहा होता। तो जब ये डिफ्रेंशिएट होता है तो आपको पता है ये 3 तरह के प्लास्टिड बनाता है। इसके बाद ये प्रोप्लास्टिड कहाँ पे होता है? ये प्रोप्लास्टिड जितने भी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ कौन से टिश्यूज़ होते हैं? जो प्लांट सेल्स के अंदर कंटिन्यूसली डिवाइड कर रहे होते हैं। प्लांट्स के जितने भी सेल्स हैं वो कहाँ से बनते हैं? मेरिस्टेमेटिक सेल से बनते हैं। और ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ मोस्टली रूट की टिप्स पे होते हैं और शूट की टिप पे होते हैं। और फिर इनके अंदर, इन मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ के अंदर या मेरिस्टेमेटिक सेल्स के अंदर डिफ्रेंशिएशन होती है, जिससे डिफरेंट टाइप के सेल्स जैसे पैरेन्काइमा, कोलनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, ये डिफरेंट टाइप के सेल्स बनते हैं। और इन मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ के अंदर ये प्रोप्लास्टिड प्रेजेंट होते हैं, और ये प्रोप्लास्टिड इनके अंदर, इन मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ के अंदर कंटिन्यूसली डिवाइड कर रहे होते हैं। इस वजह से हम इन्हें सेल्फ रेप्लिकेटिंग भी कहते हैं। और ये जब ये कंटिन्यूसली डिवाइड करते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ के अंदर, और जब ये मेच्योर प्लास्टिड में कन्वर्ट हो जाते हैं, जब ये क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट या ल्यूकोप्लास्ट बना देते हैं, तब ये बहुत रेयरली डिवाइड करते हैं लेकिन बहुत कम डिवाइड करते हैं। यानी क्लोरोप्लास्ट या क्रोमोप्लास्ट ये भी डिवाइड करते हैं लेकिन बहुत रेयरली डिवाइड करते हैं। इसके बाद ये प्रोप्लास्टिड डिफ्रेंशिएट होते हैं क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट या ल्यूकोप्लास्ट में। कैसे डिफ्रेंशिएट होते हैं? बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो इनकी डिफ्रेंशिएशन में हेल्प करते हैं। अब वो कौन कौन से फैक्टर हैं जो प्रोप्लास्टिड की डिफ्रेंशिएशन को इफेक्ट करते हैं? उसमें एक लाइट आ जाता है, दूसरा फैक्टर आ जाता है वो स्ट्रक्चर्स जहाँ पे ये प्रोप्लास्टिड प्रेजेंट होते हैं। इसके बाद तीसरा फैक्टर बहुत सारे इंट्रासेलुलर फैक्टर्स। अब ये तीनों फैक्टर कैसे इफेक्ट करते हैं वो हम देखते हैं। सबसे पहले लाइट मोस्टली प्रोप्लास्टिड को कन्वर्ट करती है किसके अंदर? क्लोरोप्लास्ट में। जितने भी प्रोप्लास्टिड है जब उनके ऊपर लाइट पड़ती है तो वो किस में कन्वर्ट होते हैं? क्लोरोप्लास्ट में। इसके बाद स्ट्रक्चर जहाँ पे ये प्रोप्लास्टिड प्रेजेंट होते हैं, मोस्टली जो रूट्स होती हैं जहाँ पे लाइट नहीं पड़ती, रूट वगैरह, शूट वगैरह जहाँ पे लाइट बहुत कम पड़ती है या नहीं पड़ती, वहाँ पे ये प्रोप्लास्टिड कन्वर्ट हो जाते हैं ल्यूकोप्लास्ट के अंदर। और इसके बाद जो पेटल्स वगैरह होते हैं, इसके अलावा जो फ्लावर्स वगैरह होते हैं, फ्लावर्स वगैरह के अंदर, फ्रूट वगैरह के अंदर ये प्रोप्लास्टिड क्रोमोप्लास्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। इस तरह से जो लीव्स होते हैं, लीव्स के अंदर मोस्टली जो प्रोप्लास्टिड होते हैं वो किस में कन्वर्ट होते हैं? क्लोरोप्लास्ट के अंदर। इसी तरह से जो इंट्रासेलुलर फैक्टर्स होते हैं, जैसे बहुत सारे जीन्स, जो न्यूक्लियर जीन्स होते हैं, जो न्यूक्लियस का डीएनए होता है उसके अंदर बहुत सारे ऐसे जीन्स होते हैं, वो ऐसी प्रोडक्ट्स बनाते हैं जो इस प्रोप्लास्टिड की इन तीनों में कन्वर्जन को कंट्रोल कर रहे होते हैं। तो बहुत सारे इंट्रासेलुलर फैक्टर्स, इवन वाटर, टेम्परेचर, ये सारे फैक्टर्स भी इफ़ेक्ट कर रहे होते हैं
इस प्रोप्लास्टिड की इन तीनों में कन्वर्जन। जो जब लाइट मिले प्रोप्लास्टिड को तो ये मोस्टली क्लोरोप्लास्ट में कन्वर्ट होते हैं, जब लाइट ना मिले तो ये मोस्टली ल्यूकोप्लास्ट में कन्वर्ट होते हैं। और ये तीनों टाइप्स, ये क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट, ये तीनों इंटर कन्वर्टेबल होती हैं। यानी अगर ल्यूकोप्लास्ट को लाइट मिले तो वो क्लोरोप्लास्ट में कन्वर्ट हो सकते हैं, और अगर क्लोरोप्लास्ट के ऊपर लाइट ना पड़े या उन्हें लाइट ना मिले कुछ टाइम तक वो, तो फिर वो ल्यूकोप्लास्ट में कन्वर्ट हो सकते हैं। इसी तरह से बहुत रेयर केसेस में जो क्रोमोप्लास्ट होते हैं वो भी ल्यूकोप्लास्ट में कन्वर्ट हो सकते हैं। तो इस तरह से ये तीनों टाइप्स इंटर कन्वर्टेबल होती हैं। इसके बाद यहाँ पे एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइप जिसे हम कहते हैं इटियोप्लास्ट। इटियोप्लास्ट बेसिकली एक इंटरमीडिएट स्टेज होती है क्लोरोप्लास्ट और प्रोप्लास्टिड के दरमियान। सम टाइम क्या होता है कि जब प्रोप्लास्टिड के ऊपर डिम लाइट पड़ती है, यानी कम इंटेंसिटी वाली लाइट पड़ती है, तो ये प्रोप्लास्टिड किस में कन्वर्ट हो जाता है? इटियोप्लास्ट में। और ये इटियोप्लास्ट कलरलेस होता है, इस वजह से हम इसे ल्यूकोप्लास्ट की टाइप ही कहते हैं। तो ये इटियोप्लास्ट ल्यूकोप्लास्ट की एक टाइप समझ लें आप। और जब इसके ऊपर लाइट पड़ती है, जब ज़्यादा इंटेंसिटी की लाइट पड़ती है, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? क्लोरोप्लास्ट में। तो बेसिकली इसने क्लोरोप्लास्ट में ही कन्वर्ट होना होता है। जब लाइट की इंटेंसिटी पड़ती है, ज़्यादा होती है लाइट की इंटेंसिटी, तो ये क्लोरोप्लास्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इटियोप्लास्ट कलरलेस, ल्यूकोप्लास्ट, और जब इनके ऊपर लाइट पड़ती है तो ये किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? क्लोरोप्लास्ट में। तो ये बेसिकली एक इंटरमीडिएट स्टेज है बिटवीन प्रोप्लास्टिड एंड क्लोरोप्लास्ट। तो ये होगी डिफरेंट टाइप्स प्लास्टिड की। इसके बाद अभी हम इन तीनों टाइप्स को थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करते हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। तो सबसे पहले हम ल्यूकोप्लास्ट को डिस्कस करते हैं। ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस प्लास्टिड हैं, इनके अंदर पिगमेंट्स, कलर्ड पिगमेंट्स प्रेजेंट नहीं होते। इसके बाद इनकी जो शेप होती है ये ट्रायंगुलर भी हो सकते हैं, ट्यूबुलर भी हो सकते हैं, ओवल भी हो सकते हैं। इसके बाद ये मोस्टली स्टेम के अंदर, सीड्स के अंदर, रूट्स वगैरह के अंदर और अंडरग्राउंड पार्ट्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। यानी वो पार्ट्स जहाँ पे लाइट बहुत कम पड़ती है या लाइट नहीं पड़ती, उस जगह पे ये ल्यूकोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं। और मोस्टली इनका काम होता है स्टोरेज का, ये डिफरेंट सब्सटेंसेस को स्टोर करते हैं। और इस बेस पे कि ये कौन सी सब्सटेंसेस को स्टोर करते हैं, इनको हम 3 मेजर टाइप्स में डिवाइड करते हैं। एक होता है अमाइलोप्लास्ट अमाइलेज से निकला है, ये आप समझ लें, जो स्टार्च की स्टोरेज करता है। इसके बाद इलायोप्लास्ट जो लिपिड्स की स्टोरेज करता है, इसके अंदर लिपिड स्टोर होते हैं। इसके बाद प्रोटीनोप्लास्ट जो प्रोटीन की स्टोरेज करता है। तो ये ल्यूकोप्लास्ट के बारे में हो गया कि ये कलरलेस होते हैं, इनकी शेप इस तरह से होती है और ये मोस्टली अंडरग्राउंड पार्ट्स के अंदर पाए जाते हैं और ये स्टोरेज का काम करते हैं। इसके बाद आता है क्रोमोप्लास्ट कलर्ड होते हैं, और ये कलर्ड क्यों होते हैं? क्योंकि इनके अंदर कलर्ड पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। और वो जो कलर्ड पिगमेंट्स होते हैं वो उनका कोई भी कलर हो सकता है, येलो, ऑरेंज, रेड, उनके डिफरेंट कलर्स हो सकते हैं। और ये मोस्टली पेटल्स के अंदर या फिर फ्लावर्स के अंदर, फ्रूट्स के अंदर, जितने भी कलर्स पार्ट होते हैं प्लांट्स के, उनके अंदर ये वाले प्लास्टिड ज़्यादा होते हैं। इसके बाद इनका फंक्शन जो होता है वो ये पोलिनेशन में हेल्प करते हैं। जो पोलिनेटर्स होते हैं, इंसेक्ट्स वगैरह, उनको ये अट्रैक्ट करते हैं और फिर ये पोलिनेशन में हेल्प करते हैं। तो इसी तरह से ये दोनों ऑर्गेनेलिज भी उसी तरह से सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेलिज हैं, इनके अंदर भी अपना जेनेटिक मटेरियल होता है क्योंकि ये प्लास्टिड की टाइप्स हैं। इसी तरह से अगली टाइप है क्लोरोप्लास्ट, इसको हमने डिटेल में डिस्कस करना है और ये हेल्प करता है फोटोसिंथेसिस में, और यहाँ पे कुछ चीज़ें भी स्टोर होती हैं, स्टोरेज में भी ये हेल्प करता है। तो ये हो गए डिफरेंट टाइप के प्लास्टिड। इसके बाद हम क्लोरोप्लास्ट को डिटेल में डिस्कस करेंगे।